वो बरसात की एक रात। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली अंकिता, जो कि अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो आज वहीं उसी शहर में अकेले रहती थी और जॉब करती थी। उसको अब अपने परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 4 साल से न तो वो अपने गांव गई, न कोई वहां से आया था। आज 4 साल में उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि अंकिता को अपने गांव जाना ही पड़ा। दरअसल आज उसके गांव से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। तो अंकिता अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ी अपने गांव जबलपुर की ओर। जबलपुर वैसे तो कहने में एक गांव था, लेकिन किसी भी हाईटेक सिटी से कम नहीं था। वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहां के सभी स्कूलों में पढ़ाई नए टेक्नोलॉजी की थी, जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। उस गांव की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ अंकिता के पिता श्यामलाल का था। श्यामलाल बहुत भले इंसान थे। वो किसी का भी बुरा नहीं करते थे। हर वक्त हर काम में गांव वालों की मदद करते। पूरे गांव में उनका नाम था। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अंकिता जब वहां पहुंची तो उसने अपने पिता की बॉडी को देखा। उसके मन में जो दर्द 4 सालों से था, वो अब फूट फूट कर उसकी आंखों से बाहर आने लगा था। पास ही में उसका भाई भी बैठा था। अंकिता से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगकर भी बहुत रोई। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने भाई से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब उसका भाई बोला कि पता नहीं दीदी, जब हम सुबह उठे तो देखा कि पिताजी अभी तक सोए हुए हैं। जब मैंने उनको उठाना चाहा तो भी वो नहीं उठे। तब मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने आते ही बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है। अब अंकिता से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता के चेहरे से कपड़े को हटाया। अंकिता ने जब अपने पिता का मुंह देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थी। उनके चेहरे को देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई है। किसी ने उनका गला घोटकर उन्हें मार डाला है। गला दबाने पर दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है। अंकिता के मन में विचार चल ही रहे थे कि तभी उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि अमित था। उसको देखते ही अंकिता को 4 साल पहले जो हुआ था वो सब याद आने लगा। अब अंकिता अतीत के यादों में चली गई। 4 साल पहले जब अंकिता के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए अंकिता को शहर भेजा तो उसने वहाँ से साइंस की पढ़ाई शुरू की। शहर में वो जहाँ रहती थी उसी के पास के फ्लैट में अमित भी रहता था। अब साथ में फ्लैट होने के कारण दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती भी हो गई और दोस्ती को प्यार में बदलने से समय नहीं लगा। एक दिन अमित ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और अंकिता भी तो यही चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। अमित को पता था कि उसके पिता उनकी शादी के अंकिता को पता था कि उसके पिता उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने
अमित से कोर्ट मैरिज कर ली। फिर उसके बाद अपने पिता को शहर बुलाकर बताया। जब श्यामलाल को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी से बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, न कि शादी के लिए, वो भी किसी अनजान से। उसके इस फैसले से श्यामलाल बहुत नाराज़ हुई और अपनी बेटी को कभी न देखने का प्रण लेकर वो शहर से वापस आ गए। उसके बाद श्यामलाल ने अंकिता से फिर कभी बात नहीं की। अब 1-2 साल में ही अंकिता की नौकरी लग गई और फिर अमित भी एक डिटेक्टिव का असिस्टेंट बन गया। एक बार मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी तो अंकिता हॉस्पिटल में ही थी, तो वो हॉस्पिटल में ही फंस गई। तब उसने अमित को कॉल करके बताया कि तेज़ बारिश की वजह से वो शायद आज रात नहीं आ सकेगी, लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल के एक सहकर्मी ने उसको कहा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। तो अंकिता उस सहकर्मी के साथ उसके कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद अंकिता घर पहुंच गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अमित ने दरवाज़ा खोला तो अंकिता को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट छा गई। उसके तो मानो होश ही उड़ गए। तब अंकिता को कुछ शक हुआ। जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी तो अमित ने उसको रोकना चाहा और कहने लगा, अरे अंकिता, रुको तो, पहले मेरी बात तो सुनो अंकिता। लेकिन अंकिता का शक और बढ़ गया। अंकिता नहीं रुकी, वो तेज़ी से बेडरूम की तरफ बढ़ी। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बेड पर उसके ही कपड़े पहनकर सोई हुई है। ये देख अंकिता के पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक गई। उसको तो बहुत ही गुस्सा आ गया। अमित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एक बार उसकी बात सुनने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और अगले ही पल उसने अमित का घर छोड़ दिया और अपनी एक सहेली के घर रहने चली गई। अमित ने फिर से उसको बहुत समझाना चाहा, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। बहुत बार लगातार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया और अंकिता ने अमित का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अंकिता ने अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा लिया। अमित ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। आज 2 साल बाद जब उसने अमित को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी बात सुननी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। तब अंकिता ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा कि वो लड़की कौन थी, उस रात वो लड़की उसके बेडरूम में क्या कर रही थी और अब वो कहाँ है और वो अब वो यहाँ क्यों आया है। तब अमित उसको बताने लगा कि देखो अंकिता, अब जब तुम जानना ही चाहती हो कि बरसात की उस रात क्या हुआ था, वो लड़की कौन थी और वो हमारे बेडरूम में क्यों सोई हुई थी, तो सुनो। उस बरसात की एक रात में जब तुम्हारा अस्पताल से फ़ोन आया था, उसके कुछ देर बाद किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ आने पर मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने बारिश में भीगी हुई एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी कॉलेज की दोस्त सुहानी थी, जिसे तुम भी जानती हो। पहले भी वो कई बार हमारे घर आ चुकी थी। जब वो हमारे घर आई तो मैंने उससे पूछा था कि वो इतनी रात को इतनी तेज़ बारिश में क्यों आई है। तब उसने मुझे बताया था कि वो किसी काम से कहीं जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई और फिर अचानक रास्ते में हमारे घर के करीब ही उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। रात का वक्त भारी बारिश में मैकेनिक कहाँ से लाती, इतनी भारी बारिश में कहाँ जाती। उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी। गाड़ी में अकेले रहने से उसको डर लग रहा था। सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे हमारी याद आई, क्योंकि हमारा घर
वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए वो हमारे घर आई थी। आने से पहले उसने बरसात रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और रात का समय भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बेचारी क्या करती। फिर वो वैसे ही बारिश में भीगती हुई हमारे घर पहुंच गई। हमारे घर पहुंचने तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो भीगने के कारण ठंड से थरथर कांप रही थी और उसे तेज़ बुखार भी था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने उसको अंदर बुलाया और उसको चेंज करने के लिए तुम्हारे कपड़े दिए और मेडिसिन देकर अपने बेडरूम में सुला दिया और मैं खुद बाहर सोफे पर सो गया। फिर जब तुम एकदम अचानक आ गई तो मैं घबरा गया, लेकिन तुमने कभी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और जल्दबाजी में फैसला ले लिया मुझसे दूर होने का। और जब तुम चीखते चिल्लाते हुए गुस्से में घर से चली गई तब भी मेरी दोस्त सुहानी बाहर नहीं आई, क्योंकि वो उस वक्त भी बुखार में बेसुध पड़ी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात परेशान रहा। घर में बीमार सुहानी को अकेला छोड़कर तुम्हारे पीछे कैसे आ सकता था। सुबह होते ही सुहानी उसके घर चली गई। किस तरह मैंने वो बरसात की एक रात काटी वो मैं ही जानता हूँ। तुम तो चली गई बिना सच्चाई जाने, बिना सोचे समझे मुझ पर तोहमत लगाकर। मेरे लिए तो वो बरसात की रात जैसे क़यामत की रात थी, क्योंकि उस रात मेरा प्यार मुझसे रूठ कर दूर चला गया था। मैंने तुमको बहुत फ़ोन किए पर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। आज तक मैं हर एक पल मर मर कर जी रहा हूँ। हर आहट पर देखता हूँ कहीं तुम तो नहीं। तुम्हारे बिना जैसे मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। अमित की बातें सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। अंकिता ने अमित से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और अमित को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर अंकिता के कहने पर अमित ने पुलिस को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंकिता का शक सही निकला। श्यामलाल की मृत्यु अचानक नहीं हुई थी। उनका गला दबाकर उन्हें मारा गया था। गला दबाने पर उनका दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अमित भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और उसने बहुत सबूत इकट्ठे कर लिए और पुलिस को सभी सबूत दे दिए। दरअसल जग्गू दादा नाम का एक आदमी, जो कि बहुत बड़ा स्मगलर था, वो आदमी गांव में एक शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन अंकिता के पिता श्यामलाल ने उसको कभी ये परमिशन मिलने ही नहीं दी। इसलिए उसने श्यामलाल को मरवा दिया। फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। अंकिता और अमित ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वो अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा किया। अब उनके 2 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे, अमर और प्रीत। फिर वो दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सच में उनकी प्रीत अमर हो गई, अमर प्रीत की तरह। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी वो बरसात की एक रात कैसी लगी कमेंट करें और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।